आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र किस तरह से सिद्ध किया जाता है और बहुत ही आसान तरीका से सिद्ध करेंगे। अगर आप लोग हमारा ये वीडियो पूरा देख लेते तो समझिए कि आप लोग एग्जाम में गर्दन मचा के आइएगा और 7 नंबर लेके आइएगा। ये हमारा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। अगर समझ लीजिएगा तो ये 2 मिनट का खेला है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले एक इस तरह से अवतल दर्पण को बना लेना है। देखिए यहाँ पे किस तरह से बना रहे हैं। ये हमारा बन गया। कुछ इस तरह से आप लोग को बना लेना है अवतल दर्पण, और इसके बाद कलाई कर देना है। ध्यान से समझिएगा। कलाई करने के बाद ये प्रधान अक्ष हो गया। तो एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे बना रहे हैं अवतल दर्पण, तो जिस तरह से बनाइएगा इसके परिभाषा भी लिखने को आता है। तो आप लोग इसका परिभाषा किस तरह से लिखेंगे तो आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि इसको मान लेते एम और एन, तो इसके परिभाषा इसी के साथ लिखते चलते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं हो सके। तो जैसे कि यहाँ पे लिखिए, माना कि एम एन हमारा एक अवतल दर्पण हुआ। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। ठीक, आज इस जिसका ध्रुव क्या है पी, तो वहीं पे लिख दीजिएगा जिसका ध्रुव पी है। इतना तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे एक वस्तु लेना है। वस्तु हो गया, ए बी वस्तु हमारा हो गया। ठीक, ए बी वस्तु है। तो अब इसके बारे में लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग को दिक्कत समझने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको जिस तरह बनाना है उसी तरह आपको लिखना है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जैसे कि ए बी हमारा वस्तु है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ए बी वस्तु है। अब इसके बाद क्या करना, ए बी वस्तु है तो इससे किरण जा रहा दर्पण पर, और दर्पण पर टकराने के बाद यह फोकस से जा रहा। ध्यान से समझिए, फोकस से जा रहा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक किरण जाएगा तो दर्पण पे टकराएगा तो वापस इधरे चला आएगा। तो यहाँ पे सी हो गया। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसे मान लेते हैं, ये इस बिंदु के आर मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि ए बी क्या है, ए बी वस्तु है जिसे अनंत, इधर क्या है अनंत है। ध्यान से समझिएगा, इधर क्या है अनंत है। इसी के साथ हम इसके परिभाषा भी लिखते चल रहे हैं। तो ए बी वस्तु है जिसे अनंत और सी से वक्रता केंद्र, तो जिसे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, जिसे ए बी वस्तु है जिसे अनंत, ध्यान से समझिएगा, जिसे अनंत और सी से वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र के बीच रखा गया। इतना समझ में आया। तो ये तो वस्तु का काम खत्म हो गया। एम एन एक अवतल दर्पण था, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। यहाँ पे देखिए किरण ए आर आपतित किरण है, यानी कि आने वाला किरण है। तो ए आर आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद किससे जा रहा, फोकस से। तो वही लिख दीजिएगा कि ए आर आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद किससे जा रहा, ए आर आपतित किरण जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जा रहा है। इसे ध्यान से समझिएगा। तो फोकस से जा रहा, टकराने के बाद फोकस से जाती है। इतना समझ में आया। तो आप लोग को इस तरह से अवतल दर्पण को बना के इसके परिभाषा को इस तरह से लिख देना है। तो आप लोग इतना तक समझ लिए होंगे। अगर समझ में आया तो आइए अब इसे आगे बनाते हैं। तो इसके बाद क्या करना है ना
कि ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया। तो प्रधान अक्ष पर जितना बिंदु आपको दिख रहा है उसका दूरी निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है एफ का मतलब फोकस दूरी। तो फोकस दूरी, और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी दूरी लेना है तो ध्रुव पर से लेना है। किस पे? यहाँ से लेना है। जैसे कि हमको लेना है वस्तु की दूरी, तो वस्तु दूरी किस तरह से लेंगे? तो वस्तु हमारा यहाँ पे रखा है, तो वस्तु दूरी हो जाएगा P और B, और लेना फोकस दूरी तो P और F हो जाएगा। समझ में आया? और हमको लेना वक्रता त्रिज्या, तो किस तरह लेंगे? तो P और C। इतना तक समझ में आया? तो आइए इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, प्रधान अक्ष पर जिस जिस बिंदु आप लोग को दिख रहा होगा उस बिंदु का दूरी निकाल लीजिएगा। तो आइए पहले निकालते हैं। माना कि वस्तु की दूरी, तो वस्तु दूरी यहाँ पे समझिए, वस्तु यहाँ पे है तो जब भी लेंगे दूरी यहाँ से P और B हो जाएगा, P और B। तो माइनस U। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस कैसे आया, तो यहाँ पे समझिएगा, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के किस तरह वस्तु रखा हुआ है? बाईं ओर रखा हुआ है तो माइनस में, तो अगर दाईं ओर रखा हुआ रहता तो प्लस में। तो ये अवतल दर्पण के बाईं ओर है तो इसलिए माइनस लगाएं। तो अब इसके बाद क्या? वक्रता त्रिज्या। समझिए, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या अब यहाँ पे क्या लिखना है? वक्रता त्रिज्या देखिए यहाँ पे C है, तो जब भी लेना है P से, P और C, P C। समझ में आया? तो ये भी माइनस में होगा, काहे कि दर्पण के बाईं ओर है। तो हो जाएगा क्या? तो वक्रता के क्या होता है? -2f। इतना तक समझ में आया? तो आइए अब हमारा क्या है? फोकस। और यहाँ पे देखिए एक बात यहाँ पे भुला गई है, जब यहाँ पे प्रतिबिंब काटा तो प्रतिबिंब यही बनेगा। जब जहाँ पे दो किरण काटता वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा कि नीचे कटा है किरण, नीचे कटा। यहाँ पे देखिए ऊपर कटा तो A, यहाँ पे नीचे कटा तो A डैश। ध्यान से समझिएगा, हमारा जो दोनों प्रकाश आया तो कहाँ पे कटा? नीचे पे, तो नीचे A डैश और ऊपर B डैश। कितना समझ में आया? तो प्रतिबिंब की भी दूरी लेना है। तो यहाँ पे इसका दूरी हो गया। अब इसका निकालने प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ध्यान से समझिएगा, प्रतिबिंब की क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी P और B डैश, P B डैश। कितना? प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? -V। माइनस कैसे लगा है तो आप लोग को पता ही होगा। तो इसके बाद क्या बचा? फोकस दूरी। आइए इसको भी लिख लेते हैं, फोकस दूरी, फोकस की दूरी, या तो फोकस दूरी भी लिख सकते हैं। तो फोकस दूरी P और F, PF क्या होता है? -PF, तो -F होता। तो इतना सब करने के बाद इसके बाद आप लोग को क्या करना है? यहाँ तक समझ में आया? तो इसके बाद क्या करना है? तो यहाँ पे समझिएगा, ये सब प्रधान अक्ष पे जितना बिंदु है उसके दूरी निकालने के बाद अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे समझिएगा कि AB हमारा वस्तु है, तो वस्तु से किरण एगो इस तरह गया है, एगो इस तरह से आया। तो पहले इस किरण की तरफ जाते हैं, तो इस किरण की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा वस्तु है और इधर जाते हैं और इधर, तो कोई ये त्रिभुज तो हमें नहीं बन रहा, त्रिभुज प्राप्त नहीं हो रहा। अगर हम ये किरण से चलते हैं तो इस किरण से चलने के बाद हमें किरण प्राप्त हो गया। कौन? A। यहाँ पे त्रिभुज हमें मिला है। अगर E किरण से चले तो ABC किरण मिला। अगर और नीचे जाते हैं तो एक त्रिभुज हमें मिला। कौन? ये छोटा वाला मिला है, ये A डैश B डैश C, ये हमें मिला। तो समझ में आया? यहाँ पे समझिएगा कि ये हमारा वस्तु AB, जो अगर हम ये किरण से चलते हैं तो हमारा कोई त्रिभुज नहीं बनता। अगर ये किरण से चल रहे हैं तो हमारा त्रिभुज बन गया। कौन? ABC। और एक त्रिभुज और कौन बना? A डैश B डैश C। तो दोनों त्रिभुज से चलिए, तो यहाँ पे समझिए ये हमारा इतना AB, तो इसके सामने इधर भी दे सकते हैं हम, जिसे इसे मान लेते हैं K बिंदु। समझ में आया? समझिए, पहले ये त्रिभुज चलते हैं AB और A डैश B डैश से। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज कौन कौन है हमारा? ABC A डैश B डैश C। ध्यान से समझिएगा, ABC तथा त्रिभुज कौन है? A डैश
बी डैश सी में, यहाँ पे समझिए। तो आइए यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बना देते हैं, अलग बना देते हैं। ये हो गया ए बी सी, और एक त्रिभुज हमारा कौन है, ध्यान से समझिए। एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी। अब इस त्रिभुज में देखना है, तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कोण इसमें बराबर करना है। तो इसमें कोण लेते हैं ए बी सी। ये त्रिभुज लिए बी, बीच वाला जो होता है उसी का मान होता है। तो बी क्या है, 90 डिग्री। तो इसमें देखना है इस त्रिभुज में कि बी, इसमें 90 डिग्री कौन है, बी, तो इसे बीच में लेना है। तो बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए डैश बी डैश सी बराबर क्या है, यहाँ पे ये 90, तो ये भी 90, तो बराबर में 90 डिग्री लिखेंगे। समझ में आया। तो अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे समझिए। यहाँ पर अगर सी लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, सी कोण को यहाँ पे लिख लीजिए। ए, जिस कोण को लेना है उसे बीच में लिखना है। तो ए सी बी। अब इस त्रिभुज में सी को ले लेते हैं, तो ए डैश सी बी डैश। अब यहाँ पे देखिए सी, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी, तो सी क्या है इसमें समझिए कि इस त्रिभुज में ए बी सी, इस त्रिभुज में भी सी यही है और इस त्रिभुज में भी सी यही है। तो क्या है, सम्मुख कोण है, आमने सामने वाला है। आमने सामने का कोण होता है सम्मुख कोण, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसके बाद आप लोग को क्या करना, तो हमारा ये क्लियर होगा, ये हो गया, ये हो गया, और हमारा बच गया कौन, ये बचा। तो इसे भी कर लेते हैं बराबर। तो ये बचा हुआ है, तो इसे बीच में लेना है। तो बी ए सी, और इसमें लेना है बी डैश ए डैश सी। तो क्या है, ये शेष कोण है, बचा हुआ कोण है, तो लिखना है शेष कोण। यहाँ तक समझ में आया। तो इसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे समझ में आया। अगर समझ में आया तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इसके बाद हमको क्या करना है, आप लोग यहाँ से ध्यान से समझिए। तो जब किसी दो त्रिभुज में, यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज से चले हैं, तो दोनों त्रिभुज का कोण बराबर हुआ। जब कोण बराबर है तो समरूप होगा। तो आप लोग तो जानते ही होंगे, तो समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा इसके बाद क्या लिखना है, ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज है। अब कैसे समरूप हुआ, जो आप लोग को पता ही होगा। कौन कौन से हुआ, किससे हुआ, कौन कौन से हुआ समरूप त्रिभुज। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल, एंगल समरूपता से, समरूपता से। इतना तक समझ में आया। तो अब इसके बाद क्या करना, जब ये समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज का क्या कंडीशन होता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा। जब ये हो गया हमारा दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप, कैसे, तो कौन कौन से चले, तो समरूप हमारा हो गया। तो जब समरूप हो गया तो इसका क्या कंडीशन है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। कैसे, तो आइए से समझते हैं। क्या बोले हैं कि समरूप त्रिभुज, ये हमारा हो गया समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, तो जैसे कि ए बी के संगत भुजा क्या है, ए डैश बी डैश, समझ में आया। और यहाँ पे बी सी के संगत भुजा क्या है, तो बी डैश सी, समझ में आया। संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है, बराबर होता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे जब समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। तो जब समरूप हुआ तो समरूप के कंडीशन लगा दिए। तो अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का ए बी का संगत भुजा क्या है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे देखिए ए बी
ए बी का संगत भुजा क्या है, तो क्या बोला, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, अनुपात तो अनुपात, तो ए बी का संगत भुजा कौन है, ए डैश बी डैश, आपस में बराबर होता है, आपस में क्या होता है, बराबर, तो बराबर के चिन्ह। और यहाँ पे देखिए बी सी के संगत क्या है, बी सी के बी डैश सी डैश, ध्यान से समझिएगा, बी सी के संगत क्या है, बी डैश सी डैश, इतना तक समझ में आया। तो अब इसके बाद क्या लिखना है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बी डैश सी। आप लोग इसे समीकरण 1 मान लीजिए। ये दोनों त्रिभुज से चलें तो जब समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है, इतना करने के बाद आप लोग को समीकरण 1 मान लेना है, ठीक। और चलना है एक त्रिभुज है, यहाँ पे समझिए, एक किरण से चलें तो हमें ये त्रिभुज प्राप्त हुआ। जितना ए बी है उतना आर एक्स आर और के नहीं ले सकते हैं, जितना ए बी है उतना ही आर के है। तो अगर अब हम ई किरण से चलते हैं, तो ई किरण से चलते हैं तो ये इधर आया और ये इधर आया, तो हमें एक त्रिभुज बन गया, कौन, आर के एफ, और नीचे जाते हैं तो हमें मिलता है ए डैश बी डैश एफ। ध्यान से समझिएगा, अगर हम ये किरण से चलें तो ये किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गया, तो ये हो गया, जितना ए बी है उतना आर के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज हमें कौन प्राप्त हुआ, आर एफ के, और नीचे जाते हैं तो ए डैश बी डैश एफ। तो अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज से चलना है, ठीक। तो आइए इसे बनाते हैं। तो इसकी बार इस बार कौन त्रिभुज लेना है, आर के एफ और ए डैश बी डैश एफ। तो आइए इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे बना लीजिए, कौन था हमारा त्रिभुज, आर के एफ, और हमारा कौन था त्रिभुज एक, ए डैश बी डैश एफ। तो इसे भी उसी तरह से आप लोग को समरूप करना है। तो अब चलते हैं त्रिभुज, कौन त्रिभुज, आर के एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। तो इसमें भी इसी तरह से आप लोग को समरूप कर लेना है। तो यहाँ पे अगर कोण लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, पहले 90 डिग्री को लेना है। तो आर के एफ और इसमें ए डैश बी डैश एफ बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसे आया, यहाँ पे देखिए बीच वाला कौन होता है, तो के इसमें क्या है 90, तो इसमें बी डैश क्या है 90, तो दोनों 90, तो 90 डिग्री लिखें। तो अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा आर एफ के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण, यहाँ पे बीच में कोण लिए हैं एफ, तो इसमें भी बीच में ये लेना है, तो ए डैश एफ बी डैश। तो ये क्या है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए ये वाला आर के एफ, इस त्रिभुज में भी एफ यही है और इस त्रिभुज में भी एफ यही है, तो क्या हो जाएगा सम्मुख कोण। तो यहाँ पे लिख लीजिए सम्मुख कोण, तो यहाँ पे हो जाएगा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। इतना तक समझ में आया। तो इस बार जो हमें बच गया वही लिख लेना है। तो इसमें लिखना है के आर एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश एफ बराबर क्या है, शेष कोण है, शेष कोण। इतना तक समझ लिए होंगे, इतना तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब इसके बाद क्या करना, जब ये कोण बराबर हुआ तो समरूप त्रिभुज होगा, तो इसके पीछे भी बताएं समरूप होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि इसलिए कौन त्रिभुज, कौन है त्रिभुज आर, यहाँ पे देखिए आर के एफ क्या है, तो त्रिभुज आर के एफ तथा कौन त्रिभुज, इस बार कौन है ए डैश बी डैश एफ, तो ए डैश बी डैश एफ क्या है, समरूप है, समरूप है। कैसे हुआ समरूप, कोण कोण से चले तभी समरूप हुआ है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कोण का मतलब एंगल समरूपता से, समरूपता से। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसके बाद आप क्या करना, जब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज का क्या कंडीशन है, तो आप लोग को पता ही होगा। तो क्या है समरूप त्रिभुज का कंडीशन, तो इसे आप लोग लीजिए
लिखेगा क्या होता है, यहाँ पे समझिए समरूप त्रिभुज का कंडीशन, ध्यान से समझिएगा। तो होता है लिखेंगे, चूँकि जब समरूप त्रिभुज हो गया तो समरूप त्रिभुज होने का क्या कंडीशन है कि समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता था। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो आइए इसे बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझिए आर के संगत भुजा ए डैश बी डैश, तो आइए इसे कर लेते हैं आर के यहाँ पे समझिए आर के अनुपात ए डैश बी डैश, अब बराबर क्या हो जाएगा के एफ, यहाँ पे के एफ और बी डैश एफ, के एफ अनुपात बी डैश एफ, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा ए डैश बी डैश बराबर के एफ बी डैश अब एफ। अब यहाँ पे देखिए आर के किसके बराबर है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आर के किसके बराबर है। यहाँ पे देखिए आर के, ये जो आर के हैं ए बी के बराबर है, तो आर के जगह पे ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से समझिएगा कि आर के बराबर क्या है, ए बी है, ए बी है कि नहीं, तो आर के जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो आइए इसे लिख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ऐसा ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए के और एफ, यहाँ पे देखिए के और एफ, यहाँ पे देखिए के एफ, के और एफ, यहाँ पे देखिए के जो है पी के बहुत निकट है, के पी के बहुत निकट है। यहाँ पे पहले समझिए कि के जो है पी के बहुत निकट है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, के एफ बराबर पी एफ लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग ये नहीं करते हैं तो हम ये बताए हैं कि के से कौन दूरी होता है, नहीं होता है, तो इसमें क्या लगा सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम के को हटाना चाहते हैं, इसलिए के एफ बराबर लिख सकते हैं पी एफ, कहा कि पी के नज़दीक कौन है, के, तो के एफ बराबर पी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए के एफ बराबर क्या होगा, पी एफ। तो के एफ बराबर क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए के एफ बराबर पी एफ, पी एफ लिखें। तो यहाँ पे पी एफ की दूरी पता ही होगा, पी एफ का मतलब फोकस दूरी, तो पी एफ फोकस दूरी हो जाएगा ना। तो अब इसको करने के बाद यहाँ तक हो गया। अब समीकरण आपको ये 2 मान लेना है, ठीक। इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखिए कि समीकरण 2 का बायां पक्ष ए बी बटा ए डैश बी डैश, और समीकरण 2 का बायां पक्ष यहाँ पे देखिए, समीकरण 2 का बायां पक्ष, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, यानी कि समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। जब बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर। तो इसका दायां पक्ष क्या है, इसका दायां पक्ष है। जब ये बराबर हो गया समीकरण 1 का 2 का आपस में बराबर, तो ये भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 का ये वाला है बी सी बटा बी डैश सी, तो यहाँ पे लिख लीजिए बी सी बटा बी डैश सी, और ये बराबर हो गया तो ये बचेगा पी एफ बटा बी डैश एफ। यहाँ तक क्लियर, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके बाद क्या करना है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद करने के बाद यहाँ पे देखिए बी सी की हम दूरी निकाले हैं। यहाँ पे देखिए तो बी सी की दूरी है, ध्यान से समझिए, बी सी की दूरी यहाँ पे निकाल लें, बी सी, पी बी की दूरी निकालें, पी सी की निकालें, और बी डैश पी और बी डैश के निकालें, पी एफ की निकालें, लेकिन बी सी की दूरी निकाले हैं, नहीं निकाले हैं। तो हमें बी सी की दूरी किस तरह से मिलेगा, तो ऐसे समझिए
बी सी की दूरी, यहाँ पे देखिए हमें बी और सी की दूरी निकालना है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे निकला हुआ तो नहीं है, बी सी की दूरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो बी सी की दूरी हमें किस तरह से निकालना है, इससे ध्यान से समझिए आप लोग। यहाँ पे समझिए बी सी की दूरी किस तरह से निकालते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे समझ लीजिए बी सी की दूरी किस तरह से निकालना। यहाँ पे समझिए पूरा कितना है, पूरा हो गया ये P, और ये हो गया B, और ये हो गया C। और हमें निकालना है क्या, BC की निकालना है, हमको इसको निकालना है, BC को मान निकालना है। तो पूरा कितना है, पूरा में से हमको BC की सिर्फ मान निकालना है, तो पूरा में से PC को घटा देंगे तो हमारा BC निकल जाएगा। ध्यान से समझिए, हमें BC के मान पूछा है, तो BC के मान कैसे निकलेगा, पूरा हमारा कितना है, पूरा PB है, और PB में किसे घटा देंगे, PC को घटा देंगे तो बचेगा सिर्फ BC बचेगा, तो PC। ठीक, समझ में आया। तो BC के मान हमें ये निकल गया। आप लोग को समझ में आया किसे निकालें, तो ध्यान से समझिए, फिर समझिएगा कि BC के हमें मान पूछा है, तो BC के मान किस तरह से निकलेगा, BC का मान हमें निकालना है, तो ये तो हमें फालतू में दे दिया, हमें सिर्फ ये निकालना है, तो ये घटा देंगे, पूरा BC में से PC को घटा देंगे तो BC का मान निकल जाएगा। तो BC का मान कितना है, आ गया इतना। अब इसके बाद हमें इसके अगला क्या है, BC के मान तो हमें पता हो गया। ठीक, अब आगे क्या है, B' के मान। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले लिख लीजिए, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं किसका मान है, B' का मान, और किसका मान हमें निकालना है, यहाँ पे समझिए PF का मान, अब निकालना है PF का मान। अब इसके बाद क्या निकालना है, B' का मान, B' का मान निकालना है, यहाँ पे B' का मान निकालना है। अभी तीनों का मान निकालना है, तो आइए इसे निकाल दे, किस तरह निकालना है। जब भी आपको निकालना होगा तो आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे तो हमें BC का मान निकालना, तो अब हमें निकालना है B' का मान। तो यहाँ पे देखिए B' का मान यहाँ पे निकाले हैं, B' का मान यहाँ पे है, B' का मान है, यहाँ पे B' का मान नहीं है, तो हमें किस तरह से निकालना है, तो आप लोग को निकालने तो जानते ही होंगे, तो इसी तरह से निकाल लेना है। हमें B' का मान निकालना, तो पूरा लेना है, इतना P है, और B' का मान निकालना है, यानी कि ये निकालना है। यहाँ पे देखिए B' के मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, B' के मान निकालना हमें, ये और ये, तो ये दोनों लिखना है, ये हमें नहीं निकालना है, हमें ये और ये। तो यहाँ पे लिखिए B' है, और यहाँ पे क्या है, C है। तो इसे किस तरह से निकालना है, हमें ये पूछा है, तो पूरा PC में से P को घटा देंगे तो हमारा BC निकल जाएगा, B' निकलेगा। B' किस तरह से निकलेगा, अगर हम पूरा PC में से B' घटा देते हैं तो हमारा BC का मान निकल जाएगा, B' के मान, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ये हमारा मान निकल गया। अब निकालना है PF। अब यहाँ पे देखिए PF है, यहाँ पे देखिए, हाँ ये तो दे ले, तो हमें इसे नहीं निकालना। अब इसके बाद क्या, B'। अब यहाँ पे देखिए B' है, नहीं है B', तो हमें अब निकालना है B' का मान। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए जब भी लेंगे यहाँ पे P लेंगे, और क्या बोला है B' का मान, यहाँ पे देखिए B' का मान, B' और F का मान, हमें ये इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या है, यहाँ पे है B' और F का मान। तो इसे किस तरह से निकालना, हमें इसका मान पूछा है, तो पूरा PB में से B' F का मान कैसे निकलता, पूरा PB' में से अगर PF घटा देते हैं तो हमारा निकल जाएगा B'। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अब BC के मान, B' का मान, और B' का मान, और PF का मान अब उसमें रख देते हैं। तो अब इसके आगे आप लोग को कुछ करना ही नहीं है, तो अब आने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे समझिए BC के मान कितना आया, यहाँ पे समझिए BC PB माइनस PC बटा B' का मान कितना है, यहाँ पे देखिए B' PC माइनस PB',
पी सी माइनस पी बी डैश बराबर तो बराबर पी एफ। तो पी एफ कितना है, तो पी एफ तो निकालना नहीं, तो पी एफ माने फोकस दूरी तो एफ होता है, लेकिन माइनस में होगा। तो आगे बी डैश एफ, बी डैश एफ का मान पी बी डैश पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ। अब इतना का मान तो पता ही होगा, पी बी पी सी पी बी डैश। अब इस सब के जगह पे उनका मान रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हमारा है, इसके बाद आप सबके मान रख देते हैं। तो यहाँ पे पी बी और पी सी का मान पहले लिख लेते हैं। पी बी और पी सी का मान कितना निकाले थे हम, यहाँ पे देखिए पी बी और पी सी का मान, पी बी और पी सी के मान कितना है, माइनस यू और माइनस 2f। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए पहले। यहाँ पे अगर लिख लेते हैं पी बी का मान, यहाँ पे देखिए पी बी का मान कितना है, माइनस यू, पी सी का मान कितना है, माइनस 2f, और पी बी डैश का मान कितना है, माइनस भी, और पी एफ का मान कितना है, तो माइनस एफ। इतना लिख लीजिएगा। तो आइए अब इसके मान को रख देते हैं। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो पी बी का मान कितना, यहाँ पे देख सकते हैं पी बी का मान माइनस यू, तो माइनस यू रख सकते हैं। ये माइनस है तो माइनस देंगे। और पी सी का मान कितना, माइनस 2f, तो माइनस 2f है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 2f। अब बटा में कितना देंगे, पी सी का मान, पी सी का मान माइनस 2f, बीच में माइनस है तो माइनस। और पी बी डैश का मान, पी बी डैश का मान माइनस भी, तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस भी। यहाँ तक क्लियर। तो हमारा अगला माइनस एफ तो सही रहेगा। पी बी डैश का मान कितना, पी बी डैश का मान माइनस भी, माइनस तो माइनस पी एफ का मान, तो यहाँ पे पी एफ का मान माइनस एफ, तो माइनस गुना माइनस प्लस। अब इतना करने के बाद आप लोग को तिरछा तिरछी गुना कर लेना है। तो आइए इसे गुना कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो हमारा समीकरण ये कितना है, इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस यू प्लस 2f, अब बटा में कितना है, माइनस 2f प्लस भी, और बराबर में कितना है, माइनस एफ और माइनस भी प्लस एफ। इतना करने के बाद आप लोग को तिरछा तिरछी गुना कर देना है, तो आपका साबित हो जाएगा। तो आइए इसे आगे बनाते हैं। तो इसके बाद क्या करना है आप लोग को, ध्यान से समझिएगा। तो हमारा समीकरण कितना था वो वाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए। पहले गुना कर लेते हैं, इसे गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो इसमें दो पद दिख रहा है, एक तो माइनस यू को गुना करेंगे पूरा के साथ, फिर प्लस 2f को करेंगे पूरा के साथ। समझ में आया। तो माइनस यू को पहले गुना करते हैं। माइनस यू को किसके साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस भी प्लस एफ, माइनस भी प्लस एफ को साथ गुना करेंगे, प्लस 2f को कितना के साथ करेंगे, माइनस भी प्लस एफ, माइनस भी प्लस एफ। इधर तक समझ में आया। फिर बराबर, अब ये इधर होगा तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस, और एफ गुना एफ स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर, प्लस गुना माइनस माइनस, ध्यान से समझिएगा। और एफ गुना भी, एफ और भी, एफ और भी, एफ और भी। इतना तक तो कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो आप लोग इसे ध्यान से समझिए। माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस यू भी, प्लस गुना माइनस माइनस यू एफ, प्लस गुना माइनस माइनस 2f भी, प्लस 2f स्क्वायर बराबर 2f भी स्क्वायर एफ भी। अब इसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। तो इसके बाद हमको क्या करना है ना, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है और ये है, ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या है, यू भी
यू भी के बाद क्या यहाँ पे बचा है, माइनस यू एफ बचा है, यहाँ पे बचा है माइनस 2f भी, और इधर क्या बचा है, माइनस के एफ भी। तो अब इसके बाद क्या करना है आप लोग को, तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए एफ भी, यहाँ पे एफ भी है, यहाँ पे पहले बताइए एफ भी कहाँ है, यहाँ तो यू भी है और यू एफ है, यहाँ पे एफ भी है, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ, ये माइनस में इधर भेजते प्लस में, तो ये माइनस एफ भी यानी कि एक एफ भी, और प्लस में 2f भी। अब इसे घटा लीजिएगा तो यू भी माइनस यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो एक एफ भी। इतना तक कर लिए। तो इतना तक करने के बाद आप सभी को दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पे, यहाँ पे लिखिए कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर तो भाग दे दीजिए। यू है यू भी, तो किससे भागा देंगे, यू भी एफ से भागा देंगे माइनस यू भी एफ से भागा देंगे बराबर एफ भी किससे भागा देंगे, यू भी एफ से। तो यहाँ पे एफ भी कटेगा, एफ भी कटेगा, यहाँ पे यू एफ, यहाँ पे यू कटेगा, एफ कटेगा, यहाँ पे यू भी कटेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो हमें अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं, और हमें जो बचा यहाँ पे लिख लीजिए पहले। तो हमें क्या बचा है, 1/f माइनस 1/b बराबर 1/u, तो 1/f माइनस में इधर भेज देते प्लस में। तो यही हो गया आपका प्रूव्ड, साबित हो गया। आप लोग चाहते हैं कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस अवतल दर्पण पर भी वीडियो लाएं, तो अगर आप लोग ये अवतल दर्पण सूत्र किस तरह से सिद्ध किया जाता है, अगर आप लोग इसे समझ लिए होंगे तो ये तीनों आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि दो मिनट के अंदर में इसे सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप लोग इसे अवतल दर्पण सूत्र किस तरह से साबित किया जाता है, अगर आप लोग इसे समझ लिए होंगे तब। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए।